दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के जमात मामले में 70 लोगों को क्लीन चिट दी है। कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने तस्लीम किया है। अपने फैसले में कहा कि इन 70 लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें कोरोना मामले में शामिल होने के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। इस पूरे मामले को देख रही वकील आशिमा मंडल का कहना है कि कोर्ट को ना तो कोई सबूत मिले हैं और ना ही दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई दलील रख पाई है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो केस लगाए थे उनमें भी कई लूप होल्स थे, जिसकी वजह से इन लोगों को जमानत मिली है। आशिमा मंडल से खास बात की हमारे रिपोर्टर सैयद मुबश्शिर ने। तो आपको बता दें, कोरोना में जमात के लोगों पर इल्जाम लगा था कि इन लोगों के जरिए कोरोना फैलाया गया है और उसके बाद से पूरा मामला इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में ये तस्लीम किया गया, यानी कि कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये माना है कि इनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले जो इल्जाम इन लोगों के ऊपर लगाए गए थे। 70 लोग थे जमात के और अब इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। ये खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना मामले में 70 जमातियों को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है। सलाम टीवी पर जमातियों का केस लड़ने वाली वकील ने डिटेल में बातचीत भी की है। उनकी बातचीत भी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा केस चला और इस पूरे मामले में कहां कितनी दुश्वारियां आई, लेकिन कोर्ट ने ये तस्लीम किया कि ये पूरा मामला यहीं खत्म होना चाहिए। क्लीन चिट इसलिए दी गई इन लोगों को, 70 जमातियों को, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन ये पूरी सियासत हुई और ये पूरे इल्जाम लगाए गए कि इन जमातियों के जरिए कोरोना के केसेस को फैलाया गया, कोरोना को बढ़ाया गया। साल 2020 ये वो साल था जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ कोविड यानी कोरोना की। और इसी साल फरवरी में जब कोविड फैलना शुरू हुआ तब एक आरोप लगाया जाता है निजामुद्दीन में मौजूद जमात के मरकज़ पर, और ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो कोरोना फैला है वो जमातियों की वजह से फैला है। लेकिन 5 साल बाद कोर्ट ने उन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए 70 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मेरे साथ आशिमा मंडल हैं जो एडवोकेट थी, इस पूरे मामले को 5 साल तक देखा। आशिमा, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहूँगा उन 5 साल का जो सफ़र, पूरी जर्नी थी, क्या आरोप पुलिस ने लगाए थे, कितने आरोप लगाए थे, कितने लोगों पर लगाए थे और कोर्ट ने क्या कुछ कहा? तो आपका बहुत शुक्रिया इतना कुछ हमारे बारे में कहने के लिए। इसमें पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली पुलिस ने लगभग 1200 लोगों के ऊपर ये केसेस फाइल करे थे, जिसके अंदर सेक्शंस 188, 269, 270 आईपीसी, सेक्शंस 3 and 4 ऑफ द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, सेक्शन 51 and 58 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया, ये कहते हुए कि जो तबलीगी जमात के लोग थे इन्होंने इंडिया में कोविड को स्प्रेड किया था, क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर मरकज़ या अलग अलग मस्जिदों में रह रहे थे तो उससे कोविड स्प्रेड हुआ था। जबकि इसके अंदर 955 फॉरेन नेशनल्स थे, जिनका 2020 के अंदर ही कुछ 900 लोगों ने प्ली बार्गेन किया क्योंकि उनको वापस अपने घर जाना था। उनमें से 44 लोगों के अंदर 44 लोगों ने ट्रायल किया। वो ट्रायल में एक्विट हुए थे दिसंबर 2020 के अंदर, जिसको स्टेट ने आज तक चैलेंज नहीं किया। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो 955 फॉरेनर्स थे उनमें से 198 सेम सेट ऑफ फॉरेनर्स को एक सेकंड एफआईआर में भी डाला गया था। एक एफआईआर क्या थी? सेम सेक्शंस, सेम डेट्स, सेम ऑफेंसेस। सो मेन एफआईआर जो एफआईआर 63 जो मरकज़ निजामुद्दीन की एफआईआर है, जिसको हर जगह हाईलाइट करा गया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो मरकज़ निजामुद्दीन के अंदर 23 से 30 मार्च 2020 के अंदर निजामुद्दीन मरकज़ के अंदर रह रहे थे। अब इन 955 लोगों में से 198 लोगों को सेकंड एफआईआर में ये कहते हुए डाला कि एक एफआईआर में तो दिखा रहे हैं कि आप उस टाइम पर मरकज़ में थे, दूसरी एफआईआर में ये दिखा रहे हैं कि उसी टाइम फ्रेम में आप किसी और मस्जिद में थे। तो चांदनी महल की अलग अलग छोटी छोटी जो मस्जिदें हैं उनके अंदर इनको दूसरी एफआईआर में डाल दिया। और उस सेकंड एफआईआर में उन्होंने इंडियन नेशनल्स को भी साथ में डाल दिया, जो मैनेजमेंट थी हर एक उस मस्जिद की, ये कहते हुए कि आपने पालन नहीं किया है गवर्नमेंट के प्रोहिबिटरी ऑर्डर का, और इसलिए आप मैनेजमेंट होते हुए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कोविड स्प्रेड करने के लिए। इनफैक्ट इन 16 एफआईआर जो क्वॉश हुई हैं परसों, उनमें से 3 ऐसी एफआईआर हैं जो होम ओनर्स के अगेंस्ट करी गई है
क्योंकि जमात के अंदर फीमेल्स मस्जिद में नहीं रह सकती हैं, तो वो प्राइवेट घर में रहती हैं। तो जो होम ओनर्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने एफआईआर कर दी कि आपने अपने घर में क्यों रखा। ओके। जबकि जो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर आया था 24 मार्च 2020 को, लॉकडाउन से एक दिन पहले, वो ये ऑर्डर था कि आप किसी भी टाइप की रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन नहीं कर सकते, यानी धार्मिक सभा नहीं कर सकते। तो उस पर कहीं ये नहीं लिखा था कि आप लोग साथ में मिलकर रह नहीं सकते। तो ऐसे तो हमारे घर में भी अगर 4-5 लोग रह रहे हैं तो फिर उस पर भी एफआईआर हो सकती है, क्योंकि इन दैट केस बिकॉज अगर आप ये मानना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज 3-4 लोग साथ में रह रहे हैं तो उससे कोविड स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में हर किसी की फैमिली में 5-7-10 लोग होते ही हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर तुम सब पे एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो सकती है बिकॉज आपका ये मानना है कि साथ में रहना इज अ वायलेशन ऑफ अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, बिकॉज जबकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो सिर्फ ये कह रहा था नो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। बट आपको ये कॉन्टेक्स्ट ये वो समझाना भूल गए, और जो मीडिया वालों को भी समझाना चाहिए था। अगर पुलिस ने नहीं करा अपनी चार्जशीट में, तो इतना तो हमें भी कॉमन सेंस होनी चाहिए थी कि जब उस टाइम पर लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो आपने हर जगह होटल्स बंद कर दिए, आपने फ्लाइट्स की ऑपरेशंस बंद कर दी। तो अगर कोई फॉरेनर है तो उसके पास रहने के लिए होटल नहीं है, उसके पास घर वापस जाने के लिए फ्लाइट नहीं है, आपकी तरफ एक जगह से एक डायरेक्शन ये आती है कि रोड पे बाहर निकलना एक ऑफेंस है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, बिकॉज उस टाइम पर माइग्रेंट लेबर्स का भी केस चला था कि आप उनके अगेंस्ट एफआईआर उन्होंने माइग्रेंट्स के अगेंस्ट भी कर दी थी कि जो दिल्ली से वापस अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि यहाँ सब बंद हो चुका था। फिर उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने आके ये बोला था कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेना चाहिए इसके अंदर, इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के वायलेशन में नहीं मान सकते, बिकॉज उनको कहीं तो जाना था, वो कहाँ रहते। सो सेम वे ये फॉरेनर्स की भी वही सिचुएशन थी, उनको कहीं तो रहना था। सो पहला तो उनका ये आरोप था कि आप अंदर रहे क्यों, और दूसरा उनका कहना था कि आपने एक डिजीज को स्प्रेड किया है। अब डिजीज को स्प्रेड करने का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको वो डिजीज खुद होनी चाहिए। तो पूरी 48 चार्जशीट जो फर्स्ट राउंड में उन्होंने मरकज के केस में डाली, इसके अंदर 16 अलग से डाली, इनमें एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक एक्सेल शीट बना दी और कुछ नाम लिख दिए और लिख दिया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये तो एक्सेल शीट आप और मैं भी अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं। मैं ओवरऑल अगर पूरा इस बात का कंक्लूजन निकालने की कोशिश ये करूं तो शायद लीगली पॉइंट से आप बता पाएंगे बेहतर कि पूरा एक फ्रेम किया गया था जिसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं थी। बिल्कुल, ये उस टाइम पर इनको स्केपगोट एज अ स्केपगोट यूज करने के लिए करा गया था। और ये चीज हम नहीं कह रहे, ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 3 साल पहले बोल दिया था। ये हमारी तो जजमेंट इनफैक्ट अब आई है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बहुत पहले ये चीज़ कह दी थी कि ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है तबलीगी जमात का, बिकॉज सिर्फ दिल्ली में छोड़ के नहीं, कर्नाटका में, बॉम्बे में, पटना में, वहाँ पर भी बहुत एफआईआर्स हुई हैं। बिकॉज जमात का तरीका ये होता है कि लोग आते हैं, पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन जाते हैं और फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग मस्जिद में जाते हैं। सो कई लोग जो ऑलरेडी मरकज़ से निकल चुके थे और अपनी जमात पूरी कर रहे थे, उनको उन्होंने वहाँ से उठा लिया। अब कैसे उठा लिया? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी मेन एफआईआर जो 63 है उसके अंदर एक चार्जशीट में उन्होंने मरकज का पूरा रजिस्टर डाल दिया। उस रजिस्टर में जो भी एंट्रीज दिसंबर 2019 से थी उन सबके नाम थे। तो आप 29 कोविड स्टार्ट होने से पहले की जो एंट्रीज थी उनके नाम डाल दिए। बिल्कुल, बिकॉज कट ऑफ हमने तो यही बोला कि आप ये कट ऑफ दिखाइए कि आपके लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद कौन अंदर एंटर करा है। बिकॉज अगर आपका प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो एडमिटेड है कि आपने 24 मार्च को दिया है और ये जजमेंट में रिकॉर्डेड है, आपने प्रोहिबिटरी ऑर्डर 24 मार्च को दिया, अब जो उसके बाद एंटर करेगा वो एक ऑफेंस है। उससे पहले जो जा चुके हैं या अंदर रह रहे हैं ये लेके कि वो बाहर नहीं जा सकते, अब वहां से 2 ही तरीके हैं, या तो वो ऑलरेडी निकल चुके हैं वहां से या वो अंदर जा चुके हैं बट वो बाहर नहीं आ सकते। तो उन दोनों में से ये ऑफेंस कैसे बनता? सो इसके अंदर तभी जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है वो बहुत रीजंड है इस पॉइंट पे कि सो फार एज जो ऑफेंस अंडर 188 है, 188 तब होता है ऑफेंस अगर आपने किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑर्डर है उसका आपने प्रोहिबिशन करा है।
सो जो 144 का जो वो ऑर्डर उन्होंने कहा था कि आप रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं, वो कह रहे थे कि आपने इसको प्रोहिबिट किया तभी आपको 188 आईपीसी सेक्शन 3 और 4 डिजास्टर मैनेजमेंट एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में हम चार्ज कर रहे हैं। सो टू दैट दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी आगे बोला, पहले तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं थी सिर्फ वहाँ रहना। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने एट एनी पॉइंट ये ऑर्डर कम्युनिकेट करा है इन मस्जिदों को कि एक्चुअली आप अंदर कोई कॉन्ग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं। ओके सो उन्होंने ये कोर्ट के ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इसमें उन्होंने कोई प्रूफ लगाया भी नहीं है कि ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर था। एक तो उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि इनकी कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं है कि अंदर कॉन्ग्रीगेशन हो रही थी, वो सिर्फ रह रहे थे। बट इवन दैट अपार्ट, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो आपने कब ये ऑर्डर उनको कम्युनिकेट किया? बिकॉज उस टाइम पर कोर्ट ने ये भी लिखा है कि न्यूज़पेपर्स और सबकी सर्विस भी डिसबैंडन कर चुके थे बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पर कुछ नहीं चल रहा था। ये फॉरेन नेशनल्स हैं। आज मुझे दूसरा मेरा सवाल है और बहुत अहम है, किस आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और मेन की पॉइंट्स क्या थे जिनके आधार पर उन 70 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है परसों? जी, जैसे मैंने अभी समझाया कि इनकी जो सेक्शंस हैं उन्होंने ऐसे क्लब करे हैं कोर्ट ने कि जो 188 आईपीसी है विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ 144 सीआरपीसी ऑर्डर, उसमें उन्होंने इसको दो तरीके से डील किया है। पहला उन्होंने बोला है कि क्योंकि आपने बैन करी थी एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा, वो वहाँ हो नहीं रही थी। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको देखना है कि पूरी कंट्री बंद हो चुकी थी उस टाइम पर और वो सिर्फ वहाँ पर शेल्टर ले रहे थे। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपने ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर उनको कभी कम्युनिकेट करा था। इसमें 188 में प्रोमulgation एक वर्ड है कि आपको ये पहले किसी को अगर बताना है कि आपको ये काम आप नहीं कर सकते तो आपको पहले उनको ये चीज़ बतानी देना होगा, जी, उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा है कि वो कम्युनिकेशन भी नहीं थी इसके अंदर। दूसरा जो सेक्शंस लगे थे इसमें सेक्शन 269 270 आईपीसी, वो है स्प्रेड ऑफ डिजीज़। सो जैसे आपको मैंने समझाया कि उसके अंदर कोई मेडिकल एविडेंस था ही नहीं कि इसको किसी को कोविड-19 पॉजिटिव थे भी वो उस टाइम पर। जब वो कोविड पॉजिटिव थे ही नहीं तो वो स्प्रेड कैसे करते? सो इन सब चीज़ों को रखते हुए कोर्ट ने सारी चार्जशीट्स क्वॉश कर दी हैं और वो 70 इंडियन नेशनल्स को फाइनली इस केस से हाँ जी बिल्कुल। अभी भी कुछ केसेस पेंडिंग है क्या? ऐसा कुछ मामले कोविड के या और जो फॉरेन नेशन से उनके कुछ मामले अभी भी कुछ पेंडिंग है? ऐसा कुछ है आपके नॉलेज? मेन FIR 63 है जिसके अंदर फॉरेन नेशनल्स को चार्जशीट करा गया था। वो FIR 63 में जिसमें मौलाना साद साहब नेम्ड हैं, उसमें आज तक चार्जशीट नहीं आई है 5 सालों में। 5 साल गुजर जाने के बाद भी चार्जशीट नहीं लगाई? जी, उसमें कोई चार्जशीट आज तक नहीं आई है। सो इसलिए उसमें आगे कुछ बड़ा नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब कुछ और दिल्ली में तो नहीं बचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से एडवोकेट आशिमा मंडल ने बताया, यानी पुलिस ने जो भी चार्जशीट लगाई वो बच्चों की बुक में लिखी हुई एक कविता से ज़्यादा नहीं थी जो कोर्ट में टिक पाती।